بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابھی دیکھ لیں وزیر اعظم کے لیے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے قومی اسمبلی کا جو کل اجلاس بلایا گیا ہے، کل کے اجلاس میں شریک نہیں ہوگا۔ عدم اعتماد سینٹ کے الیکشن میں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی کی صورت میں ہو چکا ہے، اور صدر مملکت نے قومی اسمبلی کے اجلاس بلانے کے فرمان میں اجلاس بلانے کی یہی وجہ لکھی ہے کہ میرے نزدیک آپ اکثریت کا اعتماد کرتے ہیں، لہذا دوبارہ آپ اکثریت کا اعتماد لیں۔ تو جب صدر مملکت بھی قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے اعتماد کھونے کی بات کرتا ہے تو اس سے اپوزیشن کا موقف اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اپوزیشن کی عدم شرکت کے بعد اس اجلاس کی کوئی سیاسی اہمیت نہیں ہوگی۔ ملک میں بھی اور بیرون ملک بھی دنیا میں اس حکومت کو عوام کا نمائندہ حکومت باور نہیں کیا جائے گا۔ عمران خان نے قوم سے خطاب جس لب و لہجے میں کیا ہے، اس سے خود ان کی شکست خوردگی چھلک رہی تھی۔ وہ اعصابی طور پر بھی شکست کھا چکے ہیں۔ سینٹ الیکشن میں خود ان کے بقول کہ بولی لگی ہے۔ اس کا الزام وہ کس کو دے رہے ہیں؟ یعنی اپنی پی ٹی آئی کے اراکین کو وہ خود بکاؤ مال کہہ رہے ہیں، اور کل جب وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے تو انہی 18 لوگوں کا ووٹ بھی اس اعتماد میں شامل ہوگا۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ 1 یا 2 لوگوں کی اکثریت کے ساتھ اعتماد کا ووٹ لے سکیں گے۔ سوال یہ ہے کہ سنجرانی کے خلاف جب عدم اعتماد ہوا تھا تو اس وقت تو جن لوگوں نے اپنی وفاداریاں بیچی تھیں، اسی عمران خان نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ان کی ضمیر کی آواز ہے۔ آج وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ان کو ووٹ نہ دینے کو بکنے سے کیوں تعبیر کر رہے ہیں؟ جو دعوے آج تک وہ کرتے رہے ہیں، جیسے وہ بہت بڑے امین، بہت بڑے وہ دیانتدار، آج اس سب دعووں کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ہم لوگوں کو نکالیں گے۔ کس کے خلاف ہم لوگوں کو نکالیں گے؟ پی ڈی ایم کے خلاف لوگوں کو نکالیں گے؟ کیوں؟ کس بات پر؟ لوگ آپ سے اب یہ نہیں پوچھیں گے، لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ملک کی معیشت کیوں تباہ کر دی؟ آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی، آپ نے
30 लाख तक नौजवानों को नौकरियों से क्यों निकाला? आपने मुख्तलिफ इदारों से कारकुनों को निकालकर उन इदारों को क्यों कमजोर किया? आपने जरूरत की अशिया की कीमतों में 100 और 200% की कीमतें क्यों बढ़ाई? आपने आटा क्यों महंगा किया? चीनी क्यों महंगी की? घी क्यों महंगा किया? पेट्रोल क्यों महंगा किया? और गरीब आदमी की जिंदगी क्यों अजीरन की? अब लोग आपसे पूछेंगे। आप अब किसी से नहीं पूछ सकते। मैं भी लोगों को पा सकता हूं। तुम जरा बाजार में आकर अपनी मार्केट में कीमत देख लो, तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि आप कहां खड़े हैं। इंक्रोचमेंट के नाम पर लाखों लोगों को उन्होंने बेघर कर दिया है, घरों से महरूम कर दिया है, कोई मनसूबाबंदी के बगैर। और फिर इलेक्शन कमीशन को आप मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जाहिर है कि बड़ी वजाहत के साथ इमरान खान की तकरीर को गैर मंतिकी कहा। फौरी तौर पर अपना इजलास उन्होंने तलब किया। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को मोर्द इल्जाम ठहराना और कमीशन के सेनेट इलेक्शन में किरदार के हवाले से बात करना ये असल मौजू नहीं है। इलेक्शन कमीशन को अगर उन्होंने मोर्द इल्जाम ठहराया है तो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उन पर दबाव डालने के लिए किया है। हम उनके तमाम चालों को जानते हैं और आप जिस रंग में भी क़ुबा पहनेंगे हम आपके कद को समझ चुके हैं। लिहाजा अब कौम को मजीद बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। कल कौमी असम्बली में अपोजिशन का कोई रुकन नहीं जाएगा और इस बात के किसी एक आध रुकन को कहकर वो ज़रा वॉच करें कि वो वहाँ क्या ड्रामाबाजी कर रहे हैं ताकि सूरत हाल वाज़ेह रहे। अच्छा मौलाना साहब, जैसे आपने फरमाया कि कल असेंबली में कोई भी अपोजिशन का रुकन नहीं जाएगा, तो क्या वो 18 जिन्होंने आपको वोट किया वो भी 18 जा रहे हैं या वो आपसे राब्ते में हैं कि वो भी अदम एतमाद करेंगे? हमने अपना फैसला किया है। अगर ऐसे लोग जिन्होंने कल हमें वोट दिया हो और वो जा रहे हैं तो यही तो हमने उनसे कहा है। ये तो उनसे सवाल बनता है कि जिनको आप बिकाऊ माल कहते हैं, आज आप उन्हीं के वोट पे एतमाद का वोट लेंगे। वो आपसे राब्ते में है कि जाएंगे या नहीं, क्योंकि आप पे एतमाद किया है उन्होंने और आपको वोट कास्ट किया। नहीं, ये हमसे कोई राब्ते में नहीं। मौलाना साहब, पीडीएम की जानिब से क्या हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा या अदम एतमाद का? हाँ, इस सिलसिले में हम अपने फैसलों और ऐलानात पर कायम हैं और इंशाअल्लाह 8 मार्च को इस्लामाबाद में सरबराही इजलास भी होगा और जो मजलिस आमला है दोनों का मुश्तरका इजलास होगा और उसमें आइंदा के लाए अमल पर बात की जाएगी। सेनेट इलेक्शन में चेयरमैन सेनेट के लिए जो इलेक्शन, ये सारे मौज़ूआत उसी इजलास में आएंगे और वो फैसले वहाँ पर होंगे इंशाअल्लाह। साहब, आप क्या समझते हैं कि हवाओं का रुख बदल गया है? हवाओं का रुख तो कब से बदला हुआ है। जब हमने आज़ादी मार्च किया था उस वक्त से बदलना शुरू हो गया और अब तो उसके वाज़े असरात नजर आ रहे हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, ये जो एक एक्टिविटी हो रही है, जिस तरह वज़ीर आज़म ने सेनेट इंतखाबात के बाद जो है ना तमाम गवर्नर के इजलास बुला लिए और आर्मी के जितने अफसरान के इजलास हुआ, तो क्या समझते हैं कि सिनेरियो किस तरफ जा रहा है? ये हवास बाख्तगी है। अब उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। लिहाजा पाकिस्तान में इस वक्त कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है, कोई इस वक्त हुकूमत नहीं है और उनको फौरी तौर पर नए इंतखाबात का ऐलान करके अवाम की एक हकीकी नुमाइंदा हुकूमत को आना चाहिए। अभी आप एज चेयरमैन सेनेट, मैंने आपसे अर्ज किया कि पहले फैसला तो हो। तो हमने जब एक इजलास बुला लिया है 8 तारीख को, तो सारे फैसले उसी में किए जाएंगे। अच्छा मौलाना साहब, कल आप इजलास में कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती अरकान जो है वो शिरकत करेंगे और उनकी अक्सरियत है, तो आपके इजलास में शिरकत न करने से हुकूमती बयानी को तो हुकूमत में लेंगे? नहीं, जो तो बयानी खत्म हो जाएगा, उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। एक तरफ एक कार्रवाई हो रही है, तो आज तक भी जाली अक्सरियत से हुकूमत करते रहे।
اب اس کی جعلیت جو ہے واضح طور پر بے نقاب ہو جائے گی. پر 172 ووٹ لے جاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اس کے باوجود؟ حضرت ہم تو 172 ووٹ ان کے مانتے ہی نہیں ہیں, سب جعلی ہیں نا, تو جعلی ووٹ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, تو اس کے بعد تو ختم ہو گئی بات. لانگ مارچ کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کراچی سے اسٹارٹ ہوگا, کوئی ایسا کچھ طے ہے کہ کہاں سے اسٹارٹ؟ نہیں, وہ اس کی اسٹریٹجی طے کی جائے گی, کیونکہ اب پشاور کا آدمی تو یہاں نہیں آ سکے گا, بلوچستان کا آدمی یہاں تو نہیں آ سکے گا, تو ہر جگہ سے قافلے جو ہیں وہ روانہ ہوں گے اور اس کا ایک پورا طریقہ کار طے کیا جائے گا.